Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Suhail Rehan and you're watching Study with Usaid. Last time हमने enzymes जो कि यूनिट नंबर 7 है MDCAT का वो स्टार्ट किया था और हमने देखा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और मॉडल्स कौन कौन से एंजाइम के। आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस, यानी कि वो फैक्टर्स जो एंजाइम की रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, उन पे असरअंदाज होते हैं। ये बेसिकली बच्चों हमारी बुक में जो दिए हैं वो चार हैं: टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो वी विल स्टार्ट विद टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस। बच्चों बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिली और वो आपस में ज्यादा अच्छे तरीके से कोलाइड कर सकते हैं। कोलिजन इंक्रीज हुई, चांस ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, इसी तरह ही रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन चलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। पहला पॉइंट है कि हीट इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन। जो एंजाइम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में तेजी से रिएक्ट करेंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अच्छी तरह रिएक्ट करेगा, तेजी से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हीट क्या प्रोवाइड करती है? हीट प्रोवाइड करती है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो मूव कर सकें, रैपिडली मूव कर सकें, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकें। इसी तरह ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2, अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर डबल्स रेट ऑफ रिएक्शन। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, रिएक्शन डबल हो जाएगा। मगर अगर तो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के नीचे नीचे है ना तो वहां तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। मगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम ऊपर चले गए फिर ऐसा कुछ भी नहीं होना, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होना, चाहे टेम्परेचर जितना भी बढ़ जाए। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से। अगली बात, एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है या रिएक्शन को बहुत तेजी के साथ कैटालाइज करता है, बहुत तेजी के साथ। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि जो एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह बच्चों एक एंजाइम हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। वो अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरी करता है। अगली चीज, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर, above this optimum temperature enzyme starts denaturing। एंजाइम डिनेचर होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिनेचर होने लग जाएगा। आपने बात सुनी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा एंजाइम्स की जो शेप होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? वो खराब होना शुरू हो जाएगा। इसकी बेसिक वजह ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना एंजाइम्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर, वो टूटने शुरू हो जाएंगे, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर को या शेप को बरकरार नहीं रख सकेगा। अच्छा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नम्स के पेपर में बहुत दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, इस साल भी यही क्वेश्चन नम्स के पेपर में आया है। वो कहते हैं टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला जाए या टेम्परेचर हम रिड्यूस करने लग जाए, एक तो पहली बात एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लग जाएगी, मगर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे कि एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम फर्दर रिएक्शन को कैटालाइज कर ही नहीं सकेगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा एंजाइम। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का मतलब है कि एंजाइम फर्दर रिएक्शन कैटालाइज नहीं कर सकता। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जैसे ही हम गए एंजाइम डीनेचर हुआ। डीनेचर का मतलब है एंजाइम अपना फंक्शन रिस्टोर कर ही नहीं सकता। मगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट या जब हमने टेम्परेचर रिड्यूस किया एंजाइम इनएक्टिवेट हो गए,
मतलब फंक्शन अभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता, मगर अपना फंक्शन रीस्टोर जरूर कर सकता है। अपना फंक्शन रीस्टोर कब करेगा? जैसे ही टेंपरेचर इंक्रीज होने लग जाएगा, ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। और वो टेंपरेचर बच्चों जिसके ऊपर ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम दोबारा से एक्टिवेट हो जाए, उसको हम मिनिमम टेंपरेचर कहते हैं। ये एमसीक्यू 12 आ चुका है, ये आपने याद रखना। वो टेंपरेचर जिस पे एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम, टेंपरेचर बढ़ाने से एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम जिस टेंपरेचर के ऊपर दोबारा एक्टिवेट हो जाए, दोबारा अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, उसको मिनिमम टेंपरेचर कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं एंजाइम के अंदर, दीज आर टेंपरेचर सेंसिटिव। वो टेंपरेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही टेंपरेचर बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, जो डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कॉज करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टेंपरेचर सेंसिटिव है। अच्छा एक बात याद रखनी, जब भी हम हीट देंगे या डिनेचुरेशन होगी तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी लॉस नहीं होता। यानी कि एक मेरे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन थी, उसको हीट दी, वो सेकेंडरी में आ गई, हीट दी और डिनेचुरेशन की वजह से वो प्राइमरी में आ गई। डिनेचुरेशन के बाद जो प्रोटीन होगा वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी लॉस्ट नहीं होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहता है। ये है कि वो अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, मगर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। लास्ट पॉइंट वो मैंने आपको बताया कि टैग पॉलीमरेज जो है ये अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बियर कर सकता है, और कुछ हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरियल एंजाइम्स वो अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड उनका ऑप्टिमम टेंपरेचर होता है। अच्छा बच्चों ये तो था टेंपरेचर कि मॉलिक्यूलर मोशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो डिनेचुरेशन हो जाएगी। इसी तरह ही मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं डिनेचुरेशन की, कि जो एग व्हाइट है ना वो भी एक प्रोटीन है। कौन सा? ओवल ब्यूमिन। ओवल ब्यूमिन प्रोटीन है एग व्हाइट। जब आप अंडे को पकाते हैं और एग व्हाइट आ जाता है, क्या आप एग व्हाइट को उसकी पुरानी शक्ल के अंदर लेके आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते। उधर एग व्हाइट जो है ना वो जब पक गई उसकी डिनेचुरेशन होगी हायर टेंपरेचर की वजह से। ये ग्राफ आप देखें, इसमें y एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया है और ये x एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल टेंपरेचर दिया गया है। अब जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, मगर एट अ पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। जैसे ही टेंपरेचर और बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी और एट लास्ट इस पॉइंट पे एंजाइम डिनेचुरेशन कॉज हो जाएगी एंजाइम की। एक और बात याद रखनी है, प्रोटीन्स क्योंकि ऑर्गेनिक होते हैं तो और एंजाइम्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इससे ये बात पता चली कि ये जो ग्राफ है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स के लिए या एंजाइम्स के लिए ये ग्राफ। तो अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक चीजें हो, इनऑर्गेनिक आयंस हो या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, उनके साथ क्या होगा बच्चों? उनका ग्राफ कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो उन्हें डीनेचर करते हैं। उनका ग्राफ इधर से ऊपर को जाता रहेगा, उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है इट इज पीएच। पीएच क्या होता है जी? पीएच इज बेसिकली रिवर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। उसका इनवर्स है पीएच, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन का इनवर्स है। एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन पीएच ओवर व्हिच इट इफेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिसके ऊपर वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करती है मोर इफेक्टिवली। इट परफॉर्म्स मोर इफेक्टिवली ओवर व्हिच इट परफॉर्म्स मोर इफेक्टिवली। यानी कि सारी एंजाइम जो बॉडी के अंदर है वो एक पीएच पे नहीं काम करेंगे, कुछ एसिडिक पे, कुछ बेसिक पे और कुछ न्यूट्रल पे। अगली बात, स्लाइड चेंज इन पीएच। अगर पीएच थोड़ी सी भी चेंज हुई तो इससे क्या होगा? आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट की और एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयनिक बॉन्ड जो है वो आयोनाइज करना शुरू कर देंगे। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि स्लाइड चेंज इन पीएच कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। नंबर 2, जब पीएच की जो चेंज है वो एक्सट्रीम लेवल पे होगी यानी कि बहुत ज्यादा होगी। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉजेस डिनेचुरेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बच्चों जो तो रिएक्शंस करवाते हैं ना वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होते हैं जो कि एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं। मगर जैसे ही पीएच की चेंजेस में एक्सट्रीम लेवल की चेंजेस हैं पीएच में तो डिनेचुरेशन होगी किसकी? आयनिक बॉन्ड की।
आयनिक बॉन्ड की डिनेचुरेशन होगी। आयनिक बॉन्ड की डिनेचुरेशन का मतलब है कि आयनिक बॉन्ड डिसरप्ट कर गए, टूट गए, ब्रेकेज हो गया। डिसरप्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड कौन कॉज करता है? एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। स्लाइड चेंज इन पीएच सिर्फ आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट कॉज करेगा। स्लाइड चेंज इन पीएच से रिएक्शन फिर भी किसी हद तक जारी रहेगा, मगर जैसे ही एक्सट्रीम चेंज आएगी, डिनेचुरेशन होगी, तो रिएक्शन फर्दर जारी नहीं रहेगा। अगला पॉइंट, मोस्ट एसिडिक जो एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर, जो उधर टेबल में मेंशन किया गया है, वो है पेप्सिन, जिसकी पीएच होती है 2। फेडरल कहती है कि 2 to 3 होती है, पर ज्यादा बुक्स जो हम कहते हैं 2 होती है। लीस्ट एसिडिक एंजाइम का अगर वो पूछे कि कौन सा है, तो है सलिवरी एमिलेज। लीस्ट एसिडिक का मतलब क्या है? लीस्ट एसिडिक का मतलब है जिसकी न्यूट्रल पीएच यानी कि 7 से थोड़ी सी कम हो, तो 7 से थोड़ी सी कम 6.8 है, इसलिए सलिवरी एमिलेज लीस्ट एसिडिक है। ये ना हो आप आर्जिनेज पे लीस्ट एसिडिक लगा दें, नहीं, आर्जिनेज एक बेसिक या अल्कलाइन एंजाइम है। अगली बात, मोस्ट अल्कलाइन एंजाइम जो हमारे बुक में लिखा है, वो लिखा है आर्जिनेज को, जिसकी उसने पीएच 9.70 दी है। अच्छा, वो जो पेप्सिन होती है स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। सलिवरी एमिलेज जो होती है वो ओरल कैविटी के अंदर होती है, और ये क्या परफॉर्म करती है? ये एक तो लुब्रिकेशन परफॉर्म करेगी, दूसरा ये डाइजेशन परफॉर्म करती है। तीसरी बात, आर्जिनेज किधर होगी? आर्जिनेज होगा लीवर के अंदर। जो आर्जिनिन और ऑर्निथिन साइकिल है, उसके अंदर आर्जिनेज हमें हेल्प आउट करेगा। लास्ट चीज कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इसकी एग्जांपल है पपेन। पपेन एक एंजाइम है बच्चों जो कि पपाया के अंदर पाया जाता है, पपाया फ्रूट के अंदर पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? पपेन। वर्क्स इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। जो नंबर 3 फैक्टर है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन वैरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, मगर अप टू अ सर्टेन लिमिट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और मैं उनके अंदर एंजाइम की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करी जाऊं, तो एंजाइम जाके हर एक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और रिएक्शन कैटालाइज करेगा। इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मगर अगर मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सबस्ट्रेट है, यानी कि मेरे पास 4 या 5 फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट है और मैं 10 एंजाइम डाल दिए उसके अंदर, मगर अगर मैं अब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी जाऊं, तो रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स थे उन्होंने तो जाके सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गए, एक्टिव साइट में जाके जुड़ गई सबस्ट्रेट के साथ, तो फर्दर एंजाइम्स आ तो जाएंगे, मगर वो कोई सबस्ट्रेट नहीं अवेलेबल जिसके साथ वो जुड़े, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फिर सेम रहेगा। यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिट किस पे डिपेंड करती है? लिमिट डिपेंड करती है कि हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है। नंबर 4 पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी फैक्टर डिपेंड करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का। ये कैसे डिपेंड करता है? सेम केस एज एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के ऊपर, यानी कि मेरे पास अनलिमिटेड एंजाइम्स हैं। अगर अब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाऊं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। मगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एंजाइम्स हैं और मैं अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाऊं, तो अब कोई इसका फर्क नहीं होगा इंक्रीज करने का किसके ऊपर? रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो सबस्ट्रेट के 5 सबस्ट्रेट जाके उन्होंने 5 एंजाइमेटिक एक्टिव साइट ऑक्युपाई कर ली और रिएक्शन हो गया, मगर अब फर्दर सबस्ट्रेट में दे जा रहा हूं, एंजाइम पे अवेलेबल नहीं, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। फिर हमारी जो बुक है उसने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ में यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल, और जो y एक्सिस में है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया SC मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इधर को है रेट ऑफ रिएक्शन x एक्सिस में। अच्छा बच्चों, इसको देखिए, जैसे मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से। मगर अब क्या होगा? सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, रेट ऑफ रिएक्शन किधर आना, y एक्सिस पे आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, मगर एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर नो मोर सबस्ट्रेट इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन, नो मोर सबस्ट्रेट इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन, या अगर एंजाइम हो इधर x एक्सिस पे, तो नो मोर एंजाइम इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो ये पॉइंट कहते हैं जिसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जितने एंजाइम थे वो उतने ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अब कोई फर्दर एंजाइम अवेलेबल नहीं है। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट के लिए कि जी फर्दर सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है,
एंजाइम जितने हैं तो वो रिएक्शन कर गए जितने सबस्ट्रेट अवेलेबल थे। तो ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं कि जितने एक्टिव साइट थी वो सारी ऑक्युपाई हो गई हैं, उन सारी को सबस्ट्रेट ने ऑक्युपाई कर लिया है और रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। अब अगर आप फर्दर इंक्रीज करते जाए एंजाइम को या सबस्ट्रेट को एक्स एक्सिस पे तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन उतने का उतना ही है। अच्छा बच्चों, आगे बात है एंजाइम इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स बेसिकली होते हैं, इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं। दे मे बी रिएक्ट एट एक्टिव साइट और एट एलोस्टेरिक साइट। अच्छा, जब भी रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होते बल्कि ये परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट बट डोंट ट्रांसफॉर्म इट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करते। दूसरी बात, दे मे बी कॉज्ड बाय सबस्ट्रेट। कौन कौन से हो सकते हैं? सबस्ट्रेट पॉइजन्स भी हो सकते हैं, साइनाइड्स भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक्स और एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटीबायोटिक्स से याद आया, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया की क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है। वो कैसे? वो भी इसी तरह बैक्टीरिया को एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया के लिए बहुत यूनिक होता है। पेनिसिलिन जाके उसकी एक्टिव साइट ऑक्युपाई कर लेता है और इस तरह बैक्टीरिया मार जाता है। अगली बात, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ना, यानी कि जो एक्सटर्नल इनहिबिटर्स होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो जिस्म के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं एज एन इनहिबिटर। एज एन इनहिबिटर उनमें ज्यादातर हैवी मेटल आयंस होंगे। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया एंजाइम इनहिबिटर और इस प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली जो लार्ज स्केल पे है वो दो टाइप ऑफ इनहिबिटर्स हैं। द फर्स्ट वन आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड द अदर वन आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को अगर देखें, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स ना हो सके, जिसका इफेक्ट ना रिवर्स हो सके। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि ये परमानेंटली अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एक्टिव साइट एंड परमानेंटली लोकेटेड। एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली अटैच हो गए। दे चेक रिएक्शन रेट बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली अटैच हो जाती है, किसकी वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से। दूसरी चीज, इनमें सायानाइड्स आते हैं, सायानाइड और कुछ हैवी मेटल्स। सायानाइड्स बेसिकली बच्चों, अगर हम सायानाइड इनटेक करें अपनी बॉडी के अंदर तो ये एक एंजाइम जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में भी तज़किरा किया, ये उसको जाके इनहिबिट कर देगा, उसकी एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेगा। अब इससे होगा क्या? इससे बच्चों ये होगा कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा और इसी तरह बंदे की डेथ भी हो सकती है। यानी कि सायानाइड्स मे किल अ पर्सन, एक बंदे को मार सकता है। नंबर 3, हैवी मेटल आयन जो हैं वो भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं। इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है, एक दफा बंदे ने खा लिया तो फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तरफ आते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बेसिकली फॉर्म वीक लिंकेजेस विद एंजाइम, यानी कि ये कोई इतना स्ट्रांग लिंकेज नहीं बनाते, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के साथ ये अटैच होंगे एक्टिव साइट के साथ। दूसरी बात, देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है। अगर किसी ने रिवर्सिबल इनहिबिटर ले लिया है तो उसके इफेक्ट को ट्रीटमेंट के जरिए रिवर्स किया जा सकता है। बच्चों, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की भी आगे दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स एंड द अदर वंस आर कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कंपेटिटिव, कंपेटिटिव का मतलब ये है, ये बच्चों बेसिकली सबस्ट्रेट की वजह से नाम लिए गए हैं। मतलब कि जो नॉन कंपेटिटिव है ना, वो सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं करेगा। ये मैंने बेसिकली दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। नॉन कंपेटिटिव, नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। कंपेटिटिव, इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ। दे डोंट ऑक्युपाई एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट नहीं ऑक्युपाई करते, ये एलोस्टेरिक साइट ऑक्युपाई करते हैं। कंपेटिटिव जो होते हैं ये दे ऑक्युपाई एक्टिव साइट, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी सबस्ट्रेट के साथ है, इसलिए ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होने के लिए। तीसरी बात, नॉन कंपेटिटिव जो है ये एलोस्टेरिक साइट ऑक्युपाई करते हैं। बच्चों, एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज है कि एक एंजाइम के अंदर बेसिकली कितनी साइट्स होती हैं।
एक एंजाइम के अंदर मेनली दो साइड्स होती हैं, एक एक्टिव साइड, दूसरी एलोस्टेरिक साइड। जो एंजाइम एलोस्टेरिक साइड पोजेस करते हैं उनको एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहा जाता है। अच्छा, दे कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, नॉन कंपेटिटिव न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, इनका इफेक्ट रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? बाय एंटीडोट। एंटीडोट की ट्रीटमेंट से, ये बात आपने याद रखनी, एंटीडोट की ट्रीटमेंट से इसके इफेक्ट को रिवर्स या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दूसरी बात, कंपेटिटिव का कैसे किया जा सकता है? वेरी इजी, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू इनहिबिटर, तो मोर सबस्ट्रेट बाइंड कर सकेंगे एक्टिव साइट के साथ। अच्छा बच्चों, तो इसकी तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, इस मामले में आपने एंटीडोट यूज किया। अच्छा, लास्ट वन है जी कि एटीपी आपने पढ़ा बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। एटीपी इज बेसिकली इनहिबिटर ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो कि ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है। किसके लिए? काइनेज कराने के लिए, हेक्सोफॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए ये एंजाइम हमारे पास इस्तेमाल होता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसका इनहिबिटर है एटीपी। और इस तरह पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज भी एक एंजाइम है, उसका भी इनहिबिटर कौन है? उसका इनहिबिटर भी एटीपी है। अच्छा बच्चों, एटीपी फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, एक एंजाइम है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना रेड कलर से, ये इसकी एक्टिव साइड है, और नीचे जो ये मैंने ब्लैक कलर से छोटी सी बनाई है, एक कोना सा बनाया है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइड है। ये एलोस्टेरिक साइड है, ये एक्टिव साइड है। ये मेरे पास मैंने बना दिया क्या? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करेगा क्या? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके एलोस्टेरिक साइड पर जुड़ जाएगा, वहां जाकर अपने आप को बाइंड कर लेगा। ये देखें बच्चों, ये आया और एलोस्टेरिक साइड पे जाके जुड़ गया। जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइड पे जाके जुड़ा, आप देखेंगे इस एंजाइम की एक्टिव साइड और इस एंजाइम की एक्टिव साइड में फर्क है। ये वाली जो एक्टिव साइड हमारे पास थी ये ऐसे थी, अब जब ये जुड़ गया इसने स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया, एक्टिव साइड को खराब कर दिया। अब एक्टिव साइड ऐसे होगी, यानी कि सबस्ट्रेट को अब मुश्किल होगी वो इसके साथ जुड़ ही नहीं सकेगा। तो ये होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो हमारी बुक के ऊपर एग्जांपल दी हुई है वो मेलोनेट या मेलोनिक एसिड की दी हुई है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है। ये बच्चों करता क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है ना वो सक्सिनेट के साथ मिलेगा, सक्सिनेट के साथ, और प्रोडक्ट बनाएगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमारेट। मगर जो सक्सिनिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है मेलोनेट या मेलोनिक एसिड के साथ। जैसे ही सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइड के ऊपर मेलोनिक एसिड या मेलोनेट लगेगा तो वो कोई फ्यूमारेट नहीं बनाएगा। ये सिर्फ धोखा था कि वो सक्सिनिक एसिड है, हत्ता के हकीकतन वो मेलोनिक एसिड था जिसने सिर्फ इसको ब्लॉक करना था एक्टिव साइड को और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना था। बच्चों नेक्स्ट टाइम, आज का लेक्चर हमारा समराइज हो गया यहां तक। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एंजाइम्स किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।